Even when you feel low, you can still go. Even when you feel हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय और आज हमारे साथ उपस्थित हैं अखिलेश जी। और यहाँ पर अभी हम बहुत सी ऐसी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू भैया, थैंक यू मेरे को अलाउ करने आपके चैनल पे। तो अभी हम जानेंगे कि अखिलेश जी का सिलेक्शन किस डिपार्टमेंट में हुआ है। तो अखिलेश जी बताइए कि आपका किस एग्ज़ाम और किस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। भैया मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 ओके डीओपीटी सी ट्रिपल एस कैडर में हुआ है। ओके, तो अभी आपका कौन सा रैंक था? मैंने 2017 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी स्टेनो की। तो 17 का तो नहीं हाँ जी 18 19 20 ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है। ओके, ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट है। तो अभी जिस हिसाब से आपने लास्ट 3 अटेम्प्ट दिए, ठीक है, उनमें भी कहीं ना कहीं आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आप अभी मैं आपसे इस वीडियो में पूछूंगा और बाकी सभी स्टूडेंट से शेयर भी करूंगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आपने डीओपीटी 3SSS क्यों चूज किया? क्या ऐसा मन में था कि आपने बाकी डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में डीओपीटी चूज किया? एक्चुअली हम ना गाजियाबाद से हैं। ओके तो गाजियाबाद से हाँ, तो होम पोस्टिंग हमारा होम पोस्टिंग हो गया एक तो। और होम पोस्टिंग में डीओपीटी से अच्छा क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो अभी हम यहाँ से हमारा 45। ओके 45 क्या? हाँ जी बोलिए। हाँ 45। मैं बोल रहा था कि होम पोस्टिंग है और घर से 40-45 मिनट्स लगेंगे हमें सीएस जाने में, सेंटर सेक्रेटेरिएट, इसलिए मैंने डीओपीटी चूज किया। ओके, तो अभी हम बाकी से भी बातें भी हम करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स के सवाल जो रहते हैं वो अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर आप इंटरव्यू में सवाल नहीं पूछते हो जो हमारे होते, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो सबसे पहला स्टूडेंट ने सवाल ये पूछा है कि एसएससी स्टेनो 2023 के लिए सेफ स्कोर क्या होगा? भैया सेफ स्कोर तो भैया वेरी करता है नहीं तो हर बार, पर लेस देन 150 भैया नहीं चलेगा। ओके, लेस देन 150 नहीं चलेगा। 150 के ऊपर अगर आप ला रहे हो, वैकेंसी आपकी जितनी भी आए, आप हर हाल में सेफ रहोगे। हाँ भैया कह सकते हैं लगभग, क्योंकि अभी 23 में एक्सपेक्टेड तो है कि नहीं है, वैकेंसी तो आपकी आएंगी ज़्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी 150 एक तरीके से सेफ स्कोर है। और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2022 में जिनका पॉइंट से रह गया, 1 2 3 मार्क्स से रह गया, तो आपके जो लास्ट के जो 3 से 4 अटेम्प्ट जो भी थे, 3 अटेम्प्ट, ठीक है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें फेस करी। तो फोर्थ अटेम्प्ट में क्या चीज़ें आपने इम्प्रूव करी और क्या स्टूडेंट को करनी चाहिए? भैया फोर्थ अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा यही था कि मॉक और रिवीजन मैं अपने से पढ़ तो मैंने सबसे पहले ही रखा था। मैं लास्ट टाइम 4 नंबर से रह गया था, तो कोर्स मेरा तो कंप्लीट था ही, पर सबसे ज्यादा ये है कि रिवीजन और मॉक टेस्ट जो कर रहे हो उसे रिवाइज करो, मतलब रोज, और जो कर रहा है, जो मतलब आज मॉक टेस्ट किया वो तो करो ही, उससे पुराना भी रिवाइज करो। ओके, ये सबसे मतलब हाँ ये रामबाण है भैया मार्क्स बढ़ाने का अपना। अच्छा, कि आप मॉक टेस्ट वगैरह में जो भी है चीज़ें एनालिसिस करके आप पिछला जो भी लगाया उसका भी आप एनालिसिस करो, किसी भी सवाल को छोड़ो नहीं। क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या रहता है कि जब एनालिसिस करते हो, नई नई चीज़ें वहाँ पे आती हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में आती हैं। तो अभी कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि आपको होम पोस्टिंग कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से मिल गई, तो क्या आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे होम पोस्टिंग के बारे में, कि होम पोस्टिंग लेना ज़्यादा बेटर है या थोड़ा ज़्यादा ग्रेड पे में बाहर लेना ज़्यादा बेटर है? क्या आपका इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ओपिनियन क्या है? भैया ऑब्वियसली भैया होम पोस्टिंग लेना ज्यादा बेटर है बाहर से, क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। भैया कई लोगों को होम सिकनेस रहती है बाहर जाकर के, और मैं 20,000 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बाहर जाकर के, तो मेरा तो अगर उसमें रूम रेंट आ जाएगा, फिर खाना पकाना, खुद बनाना, सब ये सब मैंने आज तक नहीं किया, या कोई भी जो घर में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ उसने आज तक नहीं किया होगा, वो कैसे कर लेगा वहां जाके? और सेम ही हो जाता है भैया, सेम मतलब जो अमाउंट मतलब जो है वो सब खर्च वर्च होकर के बच जाता है। और घर से भी दूर हो, ना कोई फैमिली फंक्शन, ना कुछ, ना मम्मी पापा, ना यहाँ पे जो नौकरी ली है थोड़ा इसका भी अलग
रहता है एक। अब हमें कौन जानता है वहां पे हम नौकरी करके कर रहे हैं, सही बात है। नौकरी यहाँ पे थोड़ा गली मोहल्ले में रहते हैं तो हर कोई देखता भी है। थोड़ा पहले निगाहें किसी और निगाह से देखते थे, अब थोड़ा परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो हाँ, तो अभी होम पोस्टिंग बेस्ट है। तो अभी आकाश तिवारी, अशोक तिवारी ने भी एक और सवाल पूछा है, ठीक है, कि इंग्लिश कंप्रहेंशन किस तरीके से आप करते थे? इंग्लिश में जो कंप्रहेंशन और क्लोजलेस थे वो आप किस तरीके से करते थे? भैया उसका तो एक ही रामबाण है भैया, ये न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस। अरे वाह बगल में रखा भी है, सही है। मतलब कि ये मेरा टेबल ही है, स्टडी टेबल ही है। अच्छा, मतलब कभी भी हो आप न्यूज़पेपर लेके चलो, बाहर हो घर पे हो, कभी भी। हाँ जी, हाँ न्यूज़पेपर। मैं मतलब जब मेरी पढ़ाई चलती है तो मैंने कोई जॉब वॉब नहीं की 4 साल में इसमें, मतलब जब से मेरी 12th के बाद मैंने कोई जॉब नहीं की। तो मैं घर पे ही रहता हूँ मोस्टली। तो मेरा ये रूटीन था कि मतलब सुबह से न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ना, उसके बाद जो मॉक टेस्ट में जो प्रीवियस ईयर है उनको सॉल्व करना, क्लोज टेस्ट और ये कॉम्प्रिहेंशन। इनको जितना तुम मतलब पढ़ेंगे ना, हम जितना सॉल्व करेंगे उतना हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी। और ये रजत जी ने एक सवाल और पूछा है कि स्किल टेस्ट में डिक्टेशन किस तरीके से आती है? डिक्टेशन तो भैया वैसे तो नॉर्मली आती है, पर जो इस बार जो 15 फेब को हुआ था वो थोड़ा सा खतरनाक हो गया था। अच्छा, वो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था भैया, वो वल्चर, टर्की वल्चर वाला। अच्छा, तो अभी आप क्या कहना चाहोगे कि 2023 में कई लोग पूछते हैं कि 2023 में डिक्टेशन टफ आएगी, कैसी आएगी, या हो सकता है 2023 में मतलब स्किल टेस्ट दोबारा हो? क्या लगता है आपको किस तरीके से आएगी? क्या आपका अंदाजा है इस बार को देख के? भैया देखिए, इसका ना एसएससी को खुद नहीं पता, नोबडी नोज। ओके, पर यह है कि हमें ना मतलब वर्स्ट के लिए रेडी करना है खुद को। अच्छा, वर्स्ट के लिए, हाँ, हमेशा वर्स्ट के लिए चलोगे तो इजी आएगा तो कर ही लेंगे। वर्स्ट के लिए रेडी रहो, स्किल करो, रोज करो। उसके बाद अभी ज्यादा टाइम मत दो स्किल को, क्योंकि रिटर्न बहुत मेन है। क्योंकि अगर तुम स्किल कर लोगे 130 की स्पीड भी, और रिटर्न में मार्क्स नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। तो रिटर्न पूरे दिन रिटर्न पे फोकस करो, और स्किल ना 1 घंटा 1.5 घंटा रोज करो। आप ऑनलाइन ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, जहाँ पे या खुद से कर रहे हो। ओके, और टाइपिंग सीखने में कितना टाइम लगा आपको? भैया टाइपिंग इज नॉट अ बिग डील। ये तो भैया 1.5-2 महीने में से हाथ मतलब उंगलियां सारी बैठ गई थी। 3-3.5 महीने में तो 50 पार स्पीड हो गई थी। अच्छा, हाँ जी। और शॉर्ट हैंड स्पीड कैसे बढ़ाएं? कई स्टूडेंट ये पूछते हैं। भैया मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आपकी थोड़ी कट के आ रही है। नहीं, आपका वीडियो क्लियर है। मैं पूछ रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड स्पीड कैसे बढ़ाएं? हाँ जी, शॉर्ट हैंड स्पीड जो है, मेरे जो टीचर थे शॉर्ट हैंड टीचर, वो ग्रेड सी है FHQ में, तो वही क्लास देते हैं हमें ऑनलाइन। ओके, तो उन्होंने एक रामबाण बता रखा है कि मतलब कॉपी करो, कॉपिंग उन्होंने बता रखा है। जो कॉपिंग मतलब जो हम बुक से जहाँ से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको हम देख करके एज इट इज पूरा अच्छे से लिख लो उसे कॉपी में। उसे फिर उसको कम से कम 5 बार रीड करो। मतलब 200 वर्ड पहले लिख लिया, फिर उसे 5 बार रीड करो, 5 बार उसे याद कर लो। मतलब एक तरह से याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। फिर उसे 200 फिर आगे का लिखो, फिर उसे 5 बार पढ़ो, फिर 200 आगे करो, फिर 5 बार पढ़ो। इससे मतलब मेन जो है ना, इस शॉर्ट हैंड जो स्पीड जो बढ़ती है रीडिंग से बढ़ती है, क्योंकि हमें अपना समझ जब आता है तो। अच्छा, ये मैंने करा तो मेरी स्पीड 110 तक चली गई। और वोकैब से कहाँ से करें? सर वो क्या तो मेरा ही है सर। अरे वाह क्रिस्टोफर, अरे वाह हाँ जी, क्रिस्टोफर फिनिक्स। सही है, मैं इससे ही करता था सर। अरे वाह, मैंने पूरी बुक रट रखी है। मतलब इस पूरी बुक रटने में मतलब सही बात है कि हर एक बुक को, कोई भी एक बुक आप लो लेकिन उसको रट लोगे तो कहीं ना कहीं आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और जो सर मैंने वो भी बना रखे जो प्रीवियस ईयर जो टेक्स्ट बुक से करते थे ना, तो उसमें जो मेरे को लगता था कि मुझे नहीं आता, तो मैंने उसकी नोट मतलब अपना वो भी बना रखा है, नोट्स भी बना रखा है। उसकी भी कॉपी दूसरे रूम में। मेरी इंटेंशन नहीं थी जो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, पर पता नहीं ठीक मैं दिखा रहा हूँ। नहीं सही है, और क्या बहुत अच्छी बात है कि आप दिखा रहे हो और स्टूडेंट को देखने को मिल रहा है।
हाँ जी। तो मैंने नोट्स बना रखी थे और मतलब सारे वर्ड मीनिंग, इडियम फ्रेजेस, उसके बाद फिर फ्रेजल वर्ब के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मतलब नोट्स बना रखे हैं मैंने, हम्म। तो मैं वहीं से करता हूँ। हाँ जी सर, वही रोज मैं रिवाइज, वर्ड मीनिंग तो मैं रोज रिवाइज करता था, ये समझ लीजिए करीब 200-250 वर्ड मीनिंग रोज रिवाइज करने का था मेरा रूटीन में। डिक्टेशन के लिए बुक कौन सी आपने कंप्लीट करी है? सर मैंने केसी करी है हाँ। और प्रोग्रेसिव, बस। केसी आपने क्या वन टाइम और करी सर है? बाद में नहीं ऐसे वन टाइम नहीं, कुछ भी मतलब ये नहीं करी कि शुरू से लेके लास्ट तक खत्म करिए, ये कभी नहीं किया। ऐसे ही जो मन करे, मतलब पहले उनने कभी मतलब जैसे सीन होता था, हमारे टीचर देते थे सीन, तो कभी 19 दे दिया, कभी ऐसे 13 दे दिया, कभी 7 दे दिया, वॉल्यूम 7 दे दिया, तो ये प्रैक्टिस करा। ये कभी मतलब इसकी जरूरत भी नहीं है कि 1 से लेके 24 तक खत्म करना है, इसकी कोई नीड नहीं है। हाँ जी। और प्रोग्रेसिव बेस्ट है सर। प्रोग्रेसिव ना? हाँ जी, प्रोग्रेसिव में हमारे पास न्यू वर्ड्स आते हैं। अच्छा। और मुझे एक चीज और बताइए कि अभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मान लो अभी उनका बुक कंप्लीट हुआ है रिसेंटली, शॉर्ट हैंड का बुक है वो कंप्लीट हुआ है, तो तो क्या लगता है कि अभी जिस हिसाब से मान लो जनवरी में अगर स्किल टेस्ट होता है, तो ये जो आपके 4 से 5 महीने जो आपके बच्चे हैं, क्या इन 5 महीनों में स्किल की तैयारी हो सकती है? मतलब बुक कंप्लीट होने के बाद स्पीड में आ सकते हैं? सर आराम से हो सकते हैं, 90-95 तक आराम से जाया जा सकता है अगर वो डिलीजेंस से मेहनत कर रहा है तो अच्छे से। अच्छा। और आपने सीबीटी में जब तैयारी करी थी तो आपने सब्जेक्ट वाइज कितने घंटे आपने निकाले थे? सर सब्जेक्ट वाइज मैं इंग्लिश को सबसे ज्यादा टाइम देता था। फिर लास्ट टाइम जब मेरे नहीं हुआ था 2020 में, फिर उसके बाद जब दूसरे वाले में इंग्लिश को मैं कम से कम 3 घंटे इंग्लिश को देता था, 2-2.5 घंटे मेरे जीएस को देता था, और रीजनिंग को 1-1.5 घंटा देता था। अच्छा। ये करके फिर मैं मॉक टेस्ट अलग लगाता था। अच्छा। हाँ जी, कम से कम 10 घंटे, 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल आप बना के चलो। ओके। और कई लोग पूछ रहे हैं कि जो जीएस का जो आपका पोर्शन था, जो आपका रहता है स्ट्रेटेजी का, प्लस जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो आपने किस तरीके से पढ़ा था? नोट से पढ़ा था या कोई बुक से पढ़ा था? सर मेरे घर में लूसेंट की बुक भी है, वो आपको अभी इंटरव्यू दिया था थोड़ा टाइम पहले मेरे भाई ने, अभिषेक चौधरी ने। हाँ ओके। रियल ब्रदर है। अच्छा, अभिषेक और आप रियल ब्रदर हो? हाँ बिल्कुल रियल ब्रदर है। ओके। हम 3 भाई हैं। अच्छा। तो एक का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका रह गया 5 मार्क्स से उसका रह गया। तो तीनों लोग आप स्टेनो दे रहे थे? हाँ जी हाँ जी। अरे वाह। तो मैंने तो करियर बिल से जीके का मतलब मैंने कोर्स ले रखा था। तो फिर मैं उनके नोट्स से, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी सबके नोट्स बना रखे थे बायो के, तो मैं उससे ही पढ़ता था नोट से। फिर उसके बाद एक राकेश सर की थी जीके की 7700 थी शायद, वो पुराना ही था, जब मैं स्टार्ट किया था ना 2017 में, तभी ले लिया था वो। अच्छा। तो उससे पढ़ा था। और लास्ट ईयर मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। लास्ट ईयर मेरे भाई ने जिसका नेम है उसने ये मंगवाया था पिनैकल का। अच्छा, पिनैकल का बुक जिसमें प्रीवियस ईयर का पूरा रहता है। हाँ। तो मैंने नोट से पढ़ के इसको मैंने पूरा रट मारा, स्टैटिक सब इसमें सब कुछ है, स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी सब मैंने रट दिया था। अच्छा। पर इस बार पॉलिटी में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था सीबीटी में। हाँ। और ये लूसेंट ये भी है। हाँ, ये मेरा भाई पढ़ता है, मैंने नहीं पढ़े ऑनेस्टली बताऊं तो इससे। लेकिन एक मेरे को पढ़ के नींद आती है इससे। मुझे ये दिख रहा है पर ये लूसेंट ये इंग्लिश वाला है ना? हाँ जी इंग्लिश है। हाँ, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप इंग्लिश रीडिंग करना चाहते हो तो आप चाहो कोई बुक भी आप ले सकते हो इंग्लिश में अगर, तो वो आपको हेल्प करेगी। जी जी जी। हाँ, क्योंकि हमारे इंग्लिश का ही मेन वेटेज रहता है 100 मार्क्स का, तो हम इंग्लिश से अगर पढ़ रहे हैं तो हमें मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है वो। और एक चीज़ और स्टूडेंट पूछते हैं कि स्किल टेस्ट में मिस्टेक्स जो होती हैं, जैसा आपने दिया होगा, तो वो किस तरीके से काउंट होती हैं?
हाफ फुल ये बताना है क्या सर? जी हाफ फुल मतलब क्या क्या चीजें, जैसे आपका कॉमा, आपका जो फुल स्टॉप, पैरा चेंज, क्या इनका कोई मिस्टेक है, तो ये स्टूडेंट पूछते हैं। सर जितना मैंने एनालिसिस किया है ना, तो कॉमा की कोई मिस्टेक नहीं होती, पैराग्राफ की कोई मिस्टेक नहीं होती। मिस्टेक होती है फुल स्टॉप की, फुल स्टॉप की नहीं होती। वो फुल स्टॉप के बाद जो कैपिटल वर्ड्स होता है ना, वो कैपिटल होना चाहिए, उसकी हाफ मिस्टेक होती है। ओके। और स्पेलिंग मिस्टेक की हाफ मिस्टेक होती है। हाँ। और कोई भी मिस्टेक किसी वर्ड में एक से ज्यादा मिस्टेक नहीं होगी, चाहे तो उसमें आप 10 बार मिस्टेक कर दो, पर एक से ज्यादा मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा। स्किल की जो चेकिंग है बहुत लीनियंट है। अगर स्टेनो अगर अच्छी कर रहा है वो लड़का, मतलब कोई भी है XYZ, हाँ। और रोज टीसी कर रहा है, तो वो फेल नहीं हो सकता। बहुत लीनियंट चेकिंग होती है एसएससी की। अच्छा, तो एक चीज मुझे और बताइए कि जिस हिसाब से आपने सीबीटी की तैयारी करी 2022 में, तो अभी जो 2 महीने बचे हुए हैं, अभी जिस हिसाब से 75 डेज ओवरऑल बचे हुए हैं एग्जाम्स को, तो इन 75 डेज में आप अगर एग्जाम दे रहे होते तो आप क्या स्ट्रेटजी अपनी अपनाते इस बार? अगर मैं न्यू स्टूडेंट होता या फिर क्या आप एग्जाम दे रहे हो ये भी चीज, और अगर आप एक न्यू स्टूडेंट होते तो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं? न्यू स्टूडेंट होता तो अगर मेरा 2 महीने में एग्जाम है, तो ऑब्वियसली मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका होता अब तक। फिर मेरा ये रह जाता कि रोज का एक मॉक टेस्ट, एक ही बस, 2 नहीं, जो कई बच्चे बोलते हैं कि 2 लगा लो 3 लगा लो, उसका एनालाइज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 एक में ही इतना बोरिंग होता है, 2 लगा लो तो फिर वो एनालाइज हो ही नहीं पाता, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस टेस्ट का देने का। ओके। क्योंकि कई बार, और एक चीज और, जब टेस्ट दे रहे हैं तो कई बार बच्चे जो होते हैं वो जो खाली रॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको चेक करते हैं। हाँ। ये बहुत गलत करते हैं। हाँ। उनको पूरा गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि ना हम ना कई बार तुक्के में, मतलब कई बार हम तुक्के में भी मार देते हैं तो सही हो जाता है वो। हाँ। और फिर बाद में वही क्वेश्चन अगर 2 दिन बाद आ जाए तो हम कंफ्यूज रहते हैं, यार क्या होगा क्या होगा। हाँ। और अगर हमने उसको अच्छे से मतलब रिवाइज कर रखा हो, एनालाइज कर रखा हो उसे, हाँ। तो हमें पता रहेगा क्या है। तो इसलिए हमें पूरा गो थ्रू करना चाहिए 1 to 200 तक। अच्छा। हाँ जी। तो और एक चीज मुझे बताइए कि अभी आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, अगर देखा जाए एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट, या मान लो कि लास्ट ईयर जो जिसका एग्जाम वगैरह नहीं निकला है, इसके लिए फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, जिसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, हाँ, उसको तो यही है कि कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने मतलब मुझे बात हुई मेरी तो बोल रहे कि यार अब मन नहीं कर रहा भाई, अब हाँ। मतलब अब हिम्मत नहीं बची। तो मैंने उसे बोला कि देख, हमारा जो पेपर एग्जाम था लास्ट टाइम, वो अप्रैल में, ये वाला जो एग्जाम था ना जो नवंबर में हुआ है, ये अप्रैल में था। ओके। मतलब अप्रैल में होने वाला था। हाँ। पर हम यही सोच के, अगर तब तो इतना टाइम था, हम अगर सोचते कि मतलब खुद को मतलब ये बोलते कि यार नहीं हुआ, हम इसी सिचुएशन में रह जाते, तो फिर हमारा इस साल भी नहीं निकलता। हाँ। अब तो इस बार 2 ही 3 महीने बचे हुए हैं। हाँ। तो इस बार जो है ये सब कुछ भूल करके, जो अब 10 दिन हो चुके हैं करीब रिजल्ट आए हुए भी, हाँ। सब चीज भूल करके सबको साइड में रख करके दोबारा से लग जाओ, क्योंकि तुम्हारे अगर पिछली बार भी अच्छे नंबर थे, हाँ। कुछ पॉइंट से रहोगे, हाँ। तो इस बार तुम अच्छा चांस है कि रैंक भी मार सकते हो। ओके। अच्छे से अगर ईमानदारी से अगर पढ़ाई करो। और एक चीज मुझे बताइए कि कई स्टूडेंट पूछे कि स्किल टेस्ट में आपका जो डिक्टेशन आती है, ठीक है, उसमें कॉमा, फुल स्टॉप के क्या है बोले जाते हैं, पैरा चेंज बोला जाता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बोला जाता। फुल स्टॉप पे थोड़ा सा मतलब एक पता लग जाता है कि जो यहाँ फुल स्टॉप है वो थोड़ा सा स्टॉप मतलब धीरे हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। और हाँ, कॉमा पे, कॉमा का नहीं पता, कॉमा की इतनी इंपॉर्टेंट वो भी नहीं होती, एसेंशियल कॉमा लगाओ बस, जैसे हाउएवर के बाद हो गया, मिस्टर, मतलब वो आपको पता होने चाहिए, एसेंशियल। हाँ, वो थोड़ा सा याद कर लो बस, और कोई वो नहीं है। और मुझे एक चीज बताइए कि जैसे अभी आपने बताया 2 महीने का कैसे क्या स्ट्रेटेजी, तो लोगों का ये पूछना होता है कि मान लो कि किसी का सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, नए स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, तो उसको बाकी के टाइम में जो 2 महीने बचे हुए हैं उसमें डेली अब कितना घंटा दे, नए स्टूडेंट जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है? कम से कम 8 घंटा तो देना पड़ेगा। अच्छा।
सारा जो पढ़ा है अपने उसको रिवाइज करो, नोट्स से वर्ड मीनिंग रोज पढ़ो। हाँ। 2 घंटा मॉक टेस्ट का अलग से निकाल लो। हाँ। अगर जरूरी नहीं कि स्टेनो का ही मॉक दो, आप सब दो, CGL, CHSL हाँ। और CPO सबका मॉक दो, क्योंकि ये इसमें इधर वाला इधर घूमता है, इधर वाला इधर घूमता है। हाँ। तो बहुत एसेंशियल है कि हम सारा सब मतलब सब मॉक दें। और जब जिस दिन मन ना हो तो CGL का दे दो, 1 घंटे का जो होता है प्री, तो उसको दे करके हाँ उसके 1 घंटा उसको करो और 1 घंटा उसको एनालाइज करने के लिए रखो। ओके। और बाकी जो आपके पास 6 घंटे हैं उसमें रिवीजन करो इंग्लिश को, उसके बाद फिर GS पढ़ो। रीजनिंग का तो ये है कि उसमें कुछ पढ़ना वढ़ना ऐसा कुछ है नहीं, उसको आप जब सेट लगा दो तो उसे अच्छे से लगाओ। तो एक चीज मुझे जी और हाँ हाँ बोलिए। GS और GS में जो है वंस आपको 2 मतलब स्क्वायर रूट 30 तक टिप्स पे होने चाहिए, और क्यूब रूट 20 तक बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें ना रीजनिंग में बहुत ज्यादा इसका रोल होता है। कई बार मतलब स्क्वायर रूट हमें पता नहीं होता तो हम अटक जाते हैं तो क्वेश्चन में, और रीजनिंग में ये लगता है कि हमें आता है क्वेश्चन, आगे बढ़ने का मन नहीं करता और उसमें टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। मेरे साथ खुद हो गया इस बार, 3-4 क्वेश्चन उसकी वजह से मेरे GS के छूट गए थे, नहीं मेरे 4-5 नंबर और आते थे। अच्छा, तो अभी आशुतोष जी ने पूछा है कि अभी वॉल्यूम 1 कैलाश चंद्रा की वो लगा रहे हैं, तो क्या स्किल टेस्ट तक स्पीड आ जाएगी? अभी स्पीड वो तो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है और आप रोज कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्किल टेस्ट में। और अच्छे से अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं ऑनेस्टली तो जरूर आ जाएगी। और अभी 3-4 महीने में आप जरूर 90 लिख लेंगे। ओके। और अभी एक और स्टूडेंट का सवाल है कि मॉक में अभी उनके 130 से 135 आ रहे हैं, तो किस तरीके से मार्क्स इंक्रीज करें? बस अपनी गलतियों पे रिवर्क करना है। जो ये देखो कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। मैंने ये बोला ना कि जो लोग कई बार गलती को देख करके आगे बढ़ जाते हैं, पूरा जो क्वेश्चन करा है उसे भी अच्छे से एनालाइज करो, मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। 1 महीने के अंदर अंदर आपके आराम से 7-8 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। अच्छा, और एक चीज में यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, ये मेरा खुद सेल्फ का खुद सवाल है कि जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आया हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा इशू होता है कैंडिडेट को कि कौन सा डिपार्टमेंट पहले रखे, कौन सा बाद में रखें, क्योंकि कई कैंडिडेट्स के मार्क्स भी ज्यादा होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि यार मुझे होम पोस्टिंग मिलेगा या मुझे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मिलेगा। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे कि जब आपने और आपके भाई ने जब PPF भरा हुआ था तो क्या सोचा था, कौन सा डिपार्टमेंट चुने? मतलब हालांकि आपका तो गाजियाबाद है, आपका तो पास में है, फिर भी कुछ चीजें ऐसी जो एक स्टूडेंट के माइंड में आती हैं। हाँ जी, तो इसमें तो मतलब कई बार ये रहता है कि हमें मतलब पता नहीं होता कि हमारी रैंक क्या है, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसमें तो ये रहता है कि मतलब आपको अगर जैसे CBDT हो गया, CBIC हो गया, ये हमें होम पोस्टिंग देता है। अगर आपको होम पोस्टिंग ही चाहिए तो एक बार। और एक चीज मुझे यही है कि हाँ बस यही। और स्किल जो है वो आपको कैसे लेके चलना है? आपको साथ ही कि अभी स्किल ड्रॉप कर दें, 12-13 एग्जाम हो जाए तब स्किल चालू करें? नहीं, अभी स्किल ड्रॉप नहीं करना चाहिए। मेरे भाई भी जैसे जिसकी नहीं हुई है उसे ने भी कल से स्टार्ट किया है। तो स्किल आप, मैंने उसे यही बोला कि ये नहीं जो 2-3 घंटे तुम इसमें खराब कर रहे हो, 1 से 1.5 घंटा करो। एक आप डिक्टेशन लिख लो, उसे रीड कर लो, और जो आपको लग रहे हो उसमें मुश्किल वर्ड उसकी प्रैक्टिस कर लो 2-2, 3-3 लाइन, और एक बार और फिर उसके बाद फ्रेंड से उसे थोड़ी हाई स्पीड पे लिख लो, बस इतना बहुत है। अगर आप हाँ ज्यादा टाइम। और एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जब अपने PPF का फॉर्म भरा हुआ था तो उस टाइम पे जब होता क्या है, पहली बार भरते हैं फिर दोबारा, है तो क्या प्रोसीजर था? क्योंकि अभी वो नया पोर्टल आया हुआ है PPF का। हाँ जी, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था इस बारे में। इस बार मतलब ये समझ लीजिए 1 हफ्ते में मैंने करीब 15-20 बार मैंने PPF से मतलब खोल के देखा होगा। जिस दिन लास्ट था, संडे को लास्ट था, उस दिन रात को भी PPF खोल के अपडेट करके उसका प्रिंट आउट लेकर के, क्योंकि प्रिंट आउट में टाइम रहता है, प्रिंट आउट निकाला था मैंने घर पे खुद से जी। पर ये इतना वो बिग डील नहीं है। जैसे मैंने PPF भरा था जिस दिन आया था, मैंने वेडनेसडे को भरा था, सब पता करके जितने मेरे फ्रेंड्स हैं और कुछ DOPT वगैरह में लगे हुए हैं, तो मैंने उनसे पता करके सब भरा था। तो जब पहली बार गया था उसमें मैंने सारे कॉलम भरे, तो काफी टाइम लग गया, करीब 5-7 मिनट लग गया। तो सबमिट किया तो होम पे आ गया था वो।
तो वो कई बच्चों की गलती हो गई इस बार, हो गया, उन्होंने सोचा कि सबमिट हो गया हो, और उन्होंने फिर दोबारा खोल के भी नहीं देखा, तो उनका कैंडिडेट कैंसिल हो गया इस मारे। बहुत बच्चे हैं इस बार, मैंने मतलब फेसबुक ग्रुप में भी देखा है, हुआ है उनके साथ। तो फिर मैंने देखा कि इसमें तो कोई भरा नहीं है इसमें। फिर मैंने दोबारा से अपना जो मैंने पहले उसे नोटबुक में मैंने सारे लिख रखे थे, सारे डिपार्टमेंट वाइज, ये नहीं से देख करके पहले जो जितने डिपार्टमेंट से उसका पीडीएफ निकाल रखा था, फिर पीडीएफ को एक नोटबुक में मैंने लिख रखा था जो मुझे ये भरना है, मतलब सीक्वेंस वाइज। फिर दूसरी बार में तो मेरे को पता था कि जल्दी जल्दी भरना है, फिर मैंने मेरा भाई भी था साथ में, वो मेरे को बता था कि मैं उसे सब लिखता गया उसमें, मतलब उसमें मैंने सारे भर दिए तुरंत। फिर मैंने सबमिट किया, उसमें लिखा था योर अपडेट हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड ऐसे करके। फिर उसके बाद हो गया अपडेट, तो फिर मैंने क्लोज कर दिया वहां से, फिर हो गया अपडेट। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर से मैंने खोल के देखा, फिर मैंने क्लोज कर दिया था। तो ऐसे ही रहा था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत इजीली हो गया था वो। अच्छा, और शॉर्ट हैंड का जब आपका जो डेट आया हुआ था, जो कि सबसे पहले आपका 15 फेब आया हुआ था, तो उसके पहले आपका 1 वीक, जो आपका एग्जाम के पहले 1 वीक आपका क्या स्ट्रेटेजी था स्किल टेस्ट का? स्किल टेस्ट में मैंने बताया जैसे कि मेरे सर जो थे ऑनलाइन हमें क्लास देते थे, तो हमें प्रेसिडेंट स्पीच करवाते थे वो। हाँ, मतलब एक दिन, फिर तो 1 वीक पहले तो रोज ही टेस्ट होते थे, तो प्रेसिडेंट स्पीच देते थे। कभी ये नहीं पता था कि विकिपीडिया से आएगा, तो विकिपीडिया नहीं देते थे, प्रेसिडेंट स्पीच देते थे। और प्रोग्रेसिव से अच्छे अच्छे जो मैटर थे वो देते थे डिक्टेशन, फिर हम उसे टाइप करके फिर हम टेस्ट उसे मतलब आते थे। और डेली कितना डिक्टेशन जो है वो आप पर डे लेते थे स्किल टेस्ट के पहले? स्किल टेस्ट के पहले 7 दिन पहले। हाँ, 7 दिन पहले, या मान लो खुद से टीसी करता था, रिजल्ट आ गया उसके बाद? हाँ, अच्छा, उसके बाद तो जैसे एक सीन अनसीन होता था क्लास में, वो तो टीसी सर देते थे, वो करता था फिर एक ही टीसी करता था। और उसके बाद फिर खुद से ही जो वर्ड्स के नोट्स बना रखे थे ना, जैसे उसमें नोट्स से पढ़ाई करते थे, इसमें भी नोट्स से सारे वर्ड की प्रैक्टिस करते थे रोज, 2-2, 3-3 लाइन, मतलब वर्ड को सबको टिप्स पे ले लिया था, हाथ पे, बिल्कुल हाथ पे चढ़ गया था वर्ड्स। कोई भी आए एक बार में बना दो ऐसे करके। ओके, और मुझे एक चीज़ और बताइए कि जब आप अपना सीबीटी का प्रिपरेशन जब आप अपना कर रहे थे, जिस टाइम पे आपको ये पता चला कि यार अब एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने उन 7 दिनों में किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज अपना रिवीजन किया, या क्या किया? एक दिन का गैप रखा, फिर अगले दिन एग्ज़ाम है, क्या आपका पूरा शेड्यूल था? 7 दिन पहले तो कुछ भी न्यू पढ़ना, सब कुछ बंद कर दिया था। बस अपना रिवीजन, बहुत ज्यादा रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था, सारे वर्ड मीनिंग्स। फिर उसके बाद इंग्लिश के जो नोट्स होते हैं, जैसे मतलब ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, ये करना। और मैं ना एक और मैं मेंशन करना चाहूंगा, मैं रानी मैम की वीडियोस बहुत देखता था। अच्छा। मैं खुद से ज्यादा सॉल्व तो करता ही था, मिरर ऑफ कॉमन एरर से मैं सॉल्व भी करता था। और किरण भी थी मेरे पास, वो मोटी वाली बुक जो होती है इंग्लिश की, उससे भी करता था। उससे ज्यादा जैसे मैं बोर हो जाता था तो मैं वीडियो खोल के उसे 1.5 या 2x में लगा करके, मैडम ने वीडियो डाल रखी मैराथन में ऐसे कि कॉमन एरर्स की, फिल इन द ब्लैंक्स की, और A to Z इसके लिए उसके वोकैब की, तो वो मैं बहुत देखता था। हाँ, मैं ज्यादातर सोने से पहले वही देखता था, देखते देखते सो गया, ऐसे करके करता था। और बीच में फिर क्या, जब मान लो कि आपका परसों एग्जाम है, तो कल का दिन का पूरा क्या आपका शेड्यूल रहता था कि भाई एग्जाम के एक दिन पहले मुझे क्या करना है? एग्जाम के एक दिन पहले तो कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाता था, और थोड़ा मतलब चिल करता था, मैं चिल आउट करता था। मेरा भाई जो था अभिषेक, वो तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता था। हाँ। मेरा तो मन नहीं करता था, मैं बाहर जाके पार्क में बैट बॉल खेल रहा हूँ, क्रिकेट वो खेल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, बैडमिंटन खेल रहा हूँ। मतलब चिल मोड पे रहता था मैं ज्यादा। ओके, हाँ जी। और एक चीज और बताइए कि जब आप मॉर्निंग में आप एग्जाम वगैरह देने गए, ठीक है, तो आपने क्या सोच के रखा था कि पहले रीजनिंग करूंगा, इंग्लिश करूंगा, जीएस करूंगा, क्या आपने सोचा था? मैं हमेशा से ही जो मैं मॉक टेस्ट में करता हूँ ना घर पे, हाँ, वही मैंने वहाँ किया, वहाँ कुछ चेंज नहीं करना था। मैं इंग्लिश करता हूँ सबसे पहले 45 to 50 मिनट्स में, 50 मिनट्स लास्ट, 50 मिनट्स में मैं वो करता हूँ। उसके बाद
मेरे को 45 टू 50 मिनट रीजनिंग में भी लग जाते हैं। और हाँ, तो और उसके बाद इंग्लिश का? सबसे पहले मैं इंग्लिश ही करता था 50 मिनट्स में। ओके। हमेशा से ही मेरा पैटर्न रहा है, सबसे पहले मैं इंग्लिश ही करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे इंग्लिश का जो पार्ट है मेरा थोड़ा स्ट्रांग है बाकी सब्जेक्ट से। अच्छा। रीजनिंग में पकड़ के बैठ जाऊंगा तो मुझे पता है उसमें मेरा ये हो जाएगा कि उसकी वजह से मेरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग में ये लगता है ये भी आता है यार, इसमें क्यों जाने दो, ऐसे तो हो जाता है कई बार, माइंडसेट बन जाता है ऐसा, उसके चक्कर में क्वेश्चन छूट जाते हैं। और इंग्लिश में तो ये है कि जो आता है मेरे को वो आता है, और इंग्लिश में मैं मतलब 99-100 क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट करता हूँ, चाहे नंबर कितने भी आ रहे हो उसमें। इंग्लिश का हमेशा कि 100 क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना। अच्छा, और ये आपके मार्क्स कितने आए हुए थे सब्जेक्ट वाइज? इस बार मेरे मतलब इंग्लिश में थोड़े कम रह गए, पिछली बार मेरे 83 मार्क्स थे, इस बार मेरे 78 मार्क्स थे इंग्लिश। ओके। और रीजनिंग एंड हाँ जी, और रीजनिंग में मेरे 43 मार्क्स थे और जीएस में मेरे 16 मार्क्स थे। ओके। तो रीजनिंग में आप क्या स्टूडेंट को बताना चाहोगे कि एग्जाम के पहले कौन कौन से जो मेन चैप्टर्स या कुछ ऐसे सवाल आपको ध्यान आए जो ज़्यादातर फोकस रखने हैं, जो आपको ध्यान हो, हालांकि इतना तो पूरा ध्यान नहीं रहता है, फिर भी एक आइडिया? इस रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं ना कि साइन चेंज करने वाले, प्लस माइनस, वो एक हो तो कर लेते हैं बच्चे, इस बार ना अब दो आ जाते हैं, साइन चेंज करना और नंबर चेंज करना एक साथ ही। तो उसकी वजह से ही मेरे 3-4 क्वेश्चन भी छूट गए, और उस पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि एसएससी का टीसीएस का नया पैटर्न चल रहा है, ये ज्यादा क्वेश्चन डाल के रखते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे टाइप के। अच्छा। और ब्लड रिलेशन भी वो भी। ओके। और एक चीज़ और मुझे बताइए कि जिस हिसाब से आप सभी प्रिपरेशन कर रहे थे, आपके तीनों भाई कर रहे थे, तो क्या आपके घर में किस तरीके से फाइनेंशियल सिचुएशन थी, क्या चीज़ें थी? हमारी तो फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक रही है हमेशा से, कभी ये नहीं रहा मतलब पढ़ नहीं रहा कि जॉब करना है या कुछ करना है, वो तो ठीक रही है, पर प्रेशर तो आ ही जाता है कि यार इतना टाइम हो गया, 6 साल हो गए थे, 6 साल करते करते हो गए, तो खुद को भी लगता है, कई बार डिमोटिवेट हो जाते थे, यार अब नहीं होगा तो क्या होगा, कई बार ऐसे। तो फिर घर वाले ये बोलते थे कि तुम्हें हम सब कुछ दे रहे हैं, तुम्हारे पास जॉब कर रहे हो, तुम पढ़ो खुद से, तो थोड़ा बहुत खुद में रखा, मतलब यकीन करा खुद पर, पढ़े, आज हो गए सेलेक्ट। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि आपके साथ साथ आपका भाई भी सेलेक्ट हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों भाई एक ही जगह पे हैं, तो ये जी अच्छा, मतलब क्या कहीं ना कहीं आपके पास एक्सपोजर रहा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि आपने स्टार्टिंग डेज में क्या प्रिपरेशन घर से करते थे, या कहीं बाहर आप जाके प्रिपरेशन करें, मतलब जैसे किसी दूसरे सिटी में जाके, किस तरीके से आपने करी? नहीं, मैं हमेशा से ही घर पे ही करी है। अच्छा, स्टार्टिंग के मैं थोड़ा सा ये करना चाहूंगा कि बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सोचते हैं कि मतलब सब कुछ बहुत लाइटली लेते हैं, मैंने भी लिया, मैंने 2-3 साल मैंने खराब कर दिया अपना स्टार्ट में। जो भाई मतलब ऐसा लगता था कि जो हो ही जाएगा, इतना आसान है, जा रहे हैं कोचिंग जा रहे हैं तो मन लगा के नहीं पढ़ रहे, कभी छुट्टी कर लेते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, कोचिंग जाते थे पहले। तो फिर ये मतलब स्टूडेंट्स को ये लाइटली नहीं लेना चाहिए कि मेरा 2-3 साल खराब हो गया पहले ही, और जब मैं लॉकडाउन हुआ उसके बाद, जब मेरी कोर्स वैसे कंप्लीट था मेरा, तो मैंने मेन जो पढ़ाई करी मैंने लॉकडाउन के बाद ही करी, 2020 मार्च के बाद अच्छे से पढ़ाई, और नवंबर इसमें मैंने इस बार नवंबर में 2022 में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यही मैं सोच रहा था कि यार अगर मैं पहले पढ़ाई करता, जब मैं 2017 में आया, तो 2018-19 में मेरी हो जाती। हाँ, तो अपना यही है कि बस अपना टाइम वेस्ट ना करें और अच्छे से पढ़ाई करें, और ये जो जॉब लग जाए तो उसके बाद मौज मस्ती घूमना फिरना बहुत होता रहेगा। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि कई कैंडिडेट्स के मन में कई सारे सवाल रहते हैं कि करंट अफेयर कब से कब तक तैयार करें 2023 के लिए, और आपने 22 के लिए जिस हिसाब से किया तो उस हिसाब से आप बता सकते हो। सर करंट अफेयर्स का ये है कि करंट अफेयर्स को कुछ पता नहीं है कि क्या कहाँ से आएगा, क्योंकि पहले आते थे लास्ट 6 मंथ के आते थे, अब ये मतलब पहले 5-6 क्वेश्चन आ भी जाते थे, अब करंट अफेयर्स की वेटेज ही नहीं है, ये कभी भी कुछ भी पैटर्न चेंज कर देते हैं। तो अब जो इस बार जो है करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, और वो भी करंट अफेयर इस मतलब लास्ट 6 मंथ के थे ही नहीं,
मतलब कोई 2019 का है, कोई 20 का है, वो करंट अफेयर थोड़ी ना रही। हाँ जी, तो आप यही अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो स्पीडी एक आती है, उससे आप रोज मतलब आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लें। इतना इंपॉर्टेंट नहीं के बावजूद उसकी जगह पे आप इंस्टेड ऑफ करंट अफेयर आप इस पे ध्यान दे सकते हैं कि स्टैटिक जीके पे ध्यान दें, डांस वगैरह पे, फेस्टिवल्स पे, ये मंदिर जो होते हैं टेम्पल्स वगैरह, और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, इस पे ज्यादातर फोकस करें। हाँ, स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करें सबसे ज्यादा। करंट अफेयर तो मेरे को मतलब इतना नहीं लगता उसकी वेटेज है। ओके, अखिलेश बाकी जी, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अखिलेश जी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा लास्ट में कि अब आप 2023 वालों को अपनी तरफ से क्या एक मोटिवेशन देना चाहोगे, जिस हिसाब से आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा लंबा रहा, आपने भी अप्स एंड डाउन्स देखे अपनी लाइफ में, एग्जाम्स में नहीं हुआ, तो आप क्या उनको मोटिवेशन 2023 में देना चाहोगे, और स्पेशली 2022 के जो पास हुए नहीं हैं? देखिए, बस यही इसमें यही है कि आप लगे रहें, आपको कभी भी मतलब अपना वो मोटिवेशन डाउन ना होने दें। अगर आप अच्छे से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपकी जरूर लगेगी। ओके, जरूर लगेगी, जरूर। ओके, हाँ जी। तो अखिलेश जी आपने अभी इतना टाइम दिया, और कहीं ना कहीं आपके भाई ने भी काफ़ी अच्छा इंटरव्यू वगैरह दिया था, और यहाँ पर आपके भाई से जो क्वेश्चन पुटअप किए गए थे उनसे अलग क्वेश्चन से जो इंटरेक्शन आपने दिखाया लोगों के प्रति, 2023 का जो भी जो स्टूडेंट ने सवाल पूछे थे उनसे भी कहीं ना कहीं आप पूछा आपसे, और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा मिक्स जो पूरा ये इंटरव्यू पूरा रहा है ना, और आपने बहुत अच्छे सवालों का जवाब दिया, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कई स्टूडेंट के भी काम आएगा। तो अखिलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अभी इतना टाइम दिया, और जिस हिसाब से अभी आपका सिलेक्शन हो चुका है, कहीं ना कहीं आप घूमने वगैरह ये सब, तो आपके लिए जो आपने अभी टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप आगे भी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और कहीं ना कहीं आप अच्छी जगह और पहुंचिए। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे। मुझे अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। मैं आपकी वीडियोस बहुत टाइम पहले से देख रहा हूँ, करीब 2-2.5 साल पहले से। कोई इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं आप, जैसे अभी आप डिपेंड्स के बारे में दे रहे थे कि, और आपकी वीडियोस मैंने फेसबुक पे भी देखी। आपका मतलब आपकी जो उससे शॉर्ट हैंड आईडी पे डालते हैं, कोई आप फेसबुक पेज है, हाँ, वहाँ पे भी देखता हूँ। बहुत मतलब बहुत वैल्यूएबल आपके वो सब कुछ रहता है। आपने अभी कोई अकाउंट बताया था कि सैलरी अकाउंट बनाने के लिए, वो भी देखा था मैंने। सैलरी अकाउंट पैन कार्ड के बारे में भी बताया था मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छा आप मतलब गाइड करते हैं बच्चों को। तो बस यही है कि सर की वीडियोस देखें, मोटिवेटेड रहें, और अपना लगे रहे। एक दिन सक्सेस जरूर आपकी कदमें चूमेंगी। अखिलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बड़ा किया, मैं किस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करूं, ये मतलब क्या मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कहीं ना कहीं आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो जो भी स्टूडेंट है 2023 वाले उनके काम आएगा, और 24 वाले जो भी उनके भी काम आएगा, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ना वो मैटर करता है, और कई स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं करेगा। तो आपने इतना टाइम दिया उसके लिए मैं सभी की तरफ से भी मैं आपको गुजार हूँ, और आपका थैंक्स बोलता हूँ, और बाकी इसी तरीके से आप आगे जीवन में प्रगति करते रहें। जी, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन करके बहुत। जी, ओके।